हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो टॉपिक है, ठीक है, उससे हम लोग ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। आज आप लोगों की ज्योग्राफी की पहली क्लास है और आप लोगों को मैप्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप मैप के बारे में जानते हो, मैप आप लोग समझते हो, तो आप ज्योग्राफी को भी अच्छे से समझ पाओगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स। काफी सारे लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि ये लेक्चर देखने के बाद में आपको ये टॉपिक में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कैसे मैं आप लोगों को इजी लैंग्वेज के अंदर में समझाता हूँ। तो बिल्कुल आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं वंदना सिंह जी, लर्नर, विजय यादव जी, रीना जी, आयुषी गुप्ता जी, रंजू कुमारी, नेहा, मोनू, कोमल शर्मा, अंजू, किरण, सभी लोगों का स्वागत। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं मैप की, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मैप्स, तो ये क्या चीज है आप लोगों का? क्या आप लोगों को मैप में कुछ अलग सी चीज होती है जो समझने वाली बात होती है? मैप तो सर हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है, मैप मैप होता है, उसमें क्या चीज है? नहीं फ्रेंड्स, मैप के अंदर में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को समझना चाहिए अगर आप मैप को ठीक से पढ़ना चाहते हो। जैसे कोई एक भाषा होती है, उसकी एबीसीडी, उसकी लिपि होती है, उसके अक्षर होते हैं, ठीक है, उसके वर्ण होते हैं। अगर आप वो अच्छे से समझोगे तो ही आप उस भाषा को अच्छे से समझ पाओगे। वैसे ही मैप जो है ना, अपने आप में एक भाषा है। अगर आपने इसको ठीक से पढ़ना है तो उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स है उसको समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझाऊंगा मैं। आप लोगों को बहुत मजा आएगी, ये आप लोग ध्यान से रखिए, ठीक है, आपको बहुत मजा आने वाली है। देखिए फ्रेंड, जनरली आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा। कितने लोगों ने ग्लोब देखा है? और कोई है ऐसा जिसने मतलब ग्लोब देखा ही नहीं? अंजू ढूल जी, बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है, कि हिस्ट्री जो है उसके वो आपकी चल रही है अलग, ठीक है, ज्योग्राफी एक अलग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है आपका, सिविक्स अलग सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो वो अलग 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 जो है वो चलते हैं। ये सिंपल सी बात है, ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है ना, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है ये। तो वो आप लोगों का जो हिस्ट्री सिविक्स चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा, ज्योग्राफी भी चलेगा साथ में। तीनों सब्जेक्ट आप लोग क्या नहीं पढ़ सकते एक साथ? ठीक है, आप इसको तीनों को अलग अलग तरीके से लेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग जो है क्लासेस होंगी, अलग अलग आपको करना है यहाँ पर में, ठीक है। तो आप लोगों ने ये ग्लोब देखा होगा। अब अगर आप लोग ग्लोब की बात करोगे फ्रेंड्स यहाँ पर में, तो ग्लोब जो है आप लोगों को पृथ्वी का एक मिनिएचर तो दिखा देगा, पृथ्वी का एक छोटा सा वर्जन तो दिखा देगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे पाता आप लोगों को। आपको इसके अंदर में शेप, साइज वगैरह दिख जाएंगे आपको, देशों के और ज्योग्राफिकल जो फीचर्स है, जो स्ट्रक्चर है उसके, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएगा ये। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने कि जो ग्लोब है उसकी कुछ लिमिटेशंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, प्लीज इसको ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। जो ग्लोब है आप लोगों का, ठीक है, उसकी कुछ क्या है, लिमिटेशंस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसकी कुछ लिमिटेशंस है। ये केवल और केवल क्या कर सकता है आप लोगों को, कुछ पार्ट या अर्थ को जो है ऊपर ऊपर से समझने में आपकी मदद कर सकता है। स्टेटमेंट में पूछा जाएगा आप लोगों का, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोगों ने, स्टेटमेंट में पूछा जाएगा आप लोगों का, ठीक है। केवल और केवल अर्थ को आपको ऊपर ऊपर से स्टडी करने में आपकी मदद कर सकता है। अगर आप लोगों को अर्थ के पार्ट्स की स्टडी करनी है तो आपको मैप का सहारा लेना पड़ेगा। तो ग्लोब जो है वो आपकी बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता। अगर अर्थ को आपको अंदर में जाकर उनके कंट्री को, स्टेट्स को, डिस्टेंस को, उसके फिजिकल फीचर को अच्छे से डीप में जाके समझना है, तो आप लोगों को ग्लोब मदद नहीं करेगा, आपको मैप से समझना पड़ेगा। और इसी वजह से फ्रेंड्स ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि जो मैप्स होता है वो आप लोगों का ग्लोब से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर स्टेटमेंट में ऐसा आ जाए कि ग्लोब प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन मैप, तो आप लोग बताइए कि वो आंसर सही होगा कि गलत होगा आप लोगों का? बताओ, अगर ऐसा बोला जाए कि ग्लोब प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन देन मैप। नहीं प्रियंका जी, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, क्लास नहीं रुक रही है, बिल्कुल सही से चल रही है। एक बार बंद करके स्टार्ट कर लीजिए। रॉन्ग होगा वो, क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आ गया ना कि मैप ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू ग्लोब। देखो मैप के अंदर में आप छोटी छोटी चीजें यहाँ पर में देख सकते हो, फिजिकल फीचर दिखा सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के मैप होते हैं आप लोगों के, वो भी हम लोग देखेंगे। तो याद रखना है कि मैप जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू ग्लोब। ये समझ में आ गई? ये सभी को क्लियर है बात? ये बता दो, ये क्लियर है आप लोगों को कि मैप ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? गुड। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे कि जो मैप होता है आप लोगों का, ओके, वो क्या है आप लोगों का, बेसिकली एक फ्लैट सरफेस के ऊपर में, एक फ्लैट सरफेस है, एक पेपर ले लो, ठीक है, या कोई भी एक फ्लैट सरफेस
आप कई बार आपको पता है कि वो प्लास्टिक का जो चीज होती है उसके ऊपर में भी ड्रॉ किया जाता है मैप, लेकिन फ्लैट सरफेस के ऊपर में होगा। ये तो बिल्कुल एकदम क्लियर बात है कि मैप जो है वो फ्लैट सरफेस के ऊपर में ड्रॉ किया जाता है। ये बात क्लियर है आपको कि मैप कहाँ ड्रॉ किया जाता है? फ्लैट सरफेस पे, जो एकदम एकदम सीधी जो चीज होती है ना, ठीक है, चपटी सतह के ऊपर में मैप को ड्रॉ किया जाता है। चाहे आप जमीन पे ड्रॉ कर लो, मिट्टी के ऊपर में ले लो, बैठे थे यहाँ पर में इंतजार करते हुए, ठीक है, कि नेहा कब आएंगी, चलो यार तब तक दानिश सर ने पढ़ाया था तो मैप एक बार देख लेते हो। भारत का मैप दानिश सर ऐसे पढ़ाते हैं, दानिश सर ने बताया था कर्क रेखा यहाँ से जाती है। आप जमीन के ऊपर में हाथ से जो है वो बना रहे हो, लेकिन जब भी बनाओगे आप फ्लैट बनाओगे, फ्लैट सरफेस के ऊपर में बनाओगे। ये याद रखना है, फ्लैट सरफेस। ये एक पॉइंट है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैं स्टेटमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के उस हिसाब से। तो फ्लैट सरफेस के ऊपर में बनाया जाता है। अब मैप भी कई प्रकार के होते हैं आपके। आपने देखा होगा कुछ मैप ऐसे होते हैं जिसके अंदर में केवल और केवल जगहों के नाम लिखे हुए होते हैं। आपने ऑब्जर्व किया है कभी? जगहों के नाम लिखे हुए होते हैं, कानपुर, नागपुर, सोनपुर, अदरक, लहसुन, प्याज, अलग अलग जो है आप लोगों के जगहों के नाम लिखे हुए होते हैं, है ना। स्टेट्स की बॉर्डर्स बनी हुई होती है, या अगर बड़ा वाला मैप देख रहे हो तो आप लोगों को देश के नाम और ये सारी चीजें दिखेंगी। कुछ मैप ऐसे होते हैं जिसके अंदर में बताया जाता है कि वहां पर में मिट्टी कैसी है, कौन से जगह पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कुछ मैप ऐसे होते हैं जहां पर में पहाड़ों के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन से इलाकों में कौन कौन से पहाड़ है। तो ऐसे जो अलग अलग प्रकार के जो मैप होते हैं, अगर हमने उन सारे मैप्स को एक साथ रख दिया तो वो क्या बन जाता है? आप लोगों का एटलास बन जाता है। और आप लोगों ने बचपन में एटलास बुक इस्तेमाल की होंगी, है ना। एटलस में क्या होता है बेसिकली? आपने देखा है कि अलग अलग एक पेज पलटाओ, दूसरा प्रकार का मैप, फिर दूसरा मैप, फिर दूसरा मैप, फिर दूसरा मैप। यूज किया है ना आप लोगों ने मैप्स, एटलस आपने, विभिन्न प्रकार के उसके अंदर में मैप्स आप लोगों के होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब अलग अलग प्रकार के मैप्स को एक साथ रखा जाता है तो वो एटलास कहलाता है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे इतने सिंपल सिंपल चीज को क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। उनको सबसे ज्यादा टफ टॉपिक लगता है ये वाला, जो मैंने देखा है काफी सारे बच्चों को। लेकिन जब समझाया जाता है तब उनको आसान लगता है, सर ये तो बड़ा सिंपल सा था, है ना। चलिए जी, तो ये याद रखना कि मैप फ्लैट सरफेस के ऊपर में ड्रॉ किया जाता है। काफी सारे अलग अलग प्रकार के मैप को जब आप एक साथ रखते हो, ठीक है, तो वो एटलास कहलाता है। अब फ्रेंड्स एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको करना हो तो आप क्या लगाओगे? सभी लोगों को अपना जो है आंसर सोचना है, ठीक है। मैं फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ पूरा का पूरा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो। आप लोग लगाओ, सभी को, सभी ने, चाहे गलत हो, देखो हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चन सभी लोगों का गलत हो जाए, लेकिन फ्रेंड्स जब समझेगा ना तब आप लोगों को मजा आ जाएंगी। बताओ, सभी लोग लगाओ। लोकेटिंग अ प्लेस ऑन अ मैप इज एसोसिएटेड विथ, मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना किससे संबंधित होता है? सभी लोगों को अपना अपना आंसर लगाना है, ठीक है। लोकेटिंग अ प्लेस ऑन मैप इज एसोसिएटेड विथ, ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से, या स्किल से? सभी लोग अपना अपना अंदाजा तो लगाओ कम से कम कि क्या आंसर होना चाहिए, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं ध्यान से। बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग आंसर्स लगा रहे हो, अच्छी बात है। केवल एक व्यक्ति है जिन्होंने सही आंसर लगाया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स मैप्स की, तो आप लोगों को पता है कि जो मैप होता है आप लोगों का, ठीक है, उसमें कुछ सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। वो सिंबल क्या होते हैं? वो सारे जगह पे एक जैसे ही, मतलब पूरे दुनिया भर में एक जैसे ही इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे ट्रीज को दिखाना है तो आप ऐसे दिखाते हो ट्रीज को, ठीक है। अगर आप लोगों को मान लीजिए नदियां दिखाना है, कुआं दिखाना है, कैनल वगैरह दिखानी है आप लोगों ने, तो आप इन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हो। अगर आप लोगों को रोड दिखाना है तो ऐसे वाले सिंबल का इस्तेमाल करते हो। तो मैप में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो पूरे दुनिया में एक जैसी ही है, ठीक है। पूरी पूरी दुनिया में एक जैसी है। पारंपरिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, या सार्वजनिक सार्वभौमिक भाषा के रूप में, ठीक है, इन प्रतीकों का इस्तेमाल आप लोग करते हो। तो मानचित्र के अंदर में आप लोग यूनिवर्सल लैंग्वेज के रूप में कन्वेंशनल सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अमेरिका में भी जाओगे तो भी आप लोगों को ट्रीज के लिए ऐसे ही कुछ तो भी मिलते जुलते जो है आप लोगों को क्या मिलेंगे? सिंबल मिलेंगे, है ना। अगर आप अमेरिका में या ब्रिटेन में, लंदन में, आप कहीं पे भी आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप लोगों को रोड के लिए ऐसा ही सिंबल मिलेगा, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल सिंबल्स है जो पूरी दुनिया में एक जैसे इस्तेमाल होते हैं। तो चाहे हमारी भाषा हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, या कोई और दूसरी देशों की अलग अलग भाषाएं हो, लेकिन ये जो मैप जब हम बनाते हैं तो हम इन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम मैप्स को आसानी से एक दूसरे के मैप को समझ सके, ठीक है। तो मैप जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, और वो यूनिवर्सल लैंग्वेज कौन सी है? आपकी सिंबल्स, ठीक है, पारंपरिक जो प्रतीक है उनका इस्तेमाल करता है। अब इन मैप्स को समझना, ठीक है, इन मैप्स को समझना आप लोगों का वो एक स्किल है, एक कला है आप लोगों की। आपके पास में नॉलेज है, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप कोई जगह को ढूंढ नहीं पा रहे हो,
ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई एक पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस है और वहां पर में झाड़ है, ठीक है। तो आपके पास में नॉलेज होगा भी शायद कि आप ट्री ऐसे दिखते हैं, लेकिन आप उस जगह के झाड़ को नहीं ढूंढ पाओगे अगर आपके पास में वो स्किल नहीं है, अगर आपने मैप को ठीक से नहीं किया है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है मैप के ऊपर में चीजों को ढूंढने की। तो मैप के ऊपर में किसी भी चीज को ढूंढना केवल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, अनलेस एंड अनटिल कि आपके पास में वो स्किल हो मैप को पढ़ने की। जैसे भाषा बोलना एक स्किल है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल है, होती है ना, कम्युनिकेशन स्किल होती है आप लोगों की, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आप लोग बोलते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। तो मैप के अंदर में जो हम लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सल लैंग्वेज का, उसको पढ़ना, उसको दर्शाना, वो भी एक स्किल है, एक कला है, एक कौशल है आप लोगों का। वो हर किसी में नहीं होता है, वो जनरेट करना पड़ता है, सीखना पड़ता है आप लोगों को। तो आपको याद रखना है कि लोकेटिंग अ प्लेस ऑन मैप ये एक स्किल है आप लोगों की, ठीक है, एक कौशल है। तो ये बहुत ही बेसिक सा माइन्यूट सा फर्क है फ्रेंड्स, आप लोगों को समझो। नॉलेज है आपके पास में, ठीक है, फिर भी आप भाषा नहीं बोल पाओगे अगर इंग्लिश भाषा आप लोगों को बोलनी है तो, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे अगर आपके पास में सिर्फ नॉलेज है, स्किल्स नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है तो उसी तर्क को आप यहां लगाइए कि मैप को पढ़ना, किसी जगह को लोकेट करना, वो भी स्किल्स से रिलेटेड है, क्योंकि ये भी एक प्रकार की भाषा का ही इस्तेमाल करता है बात करने के लिए, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं ये क्वेश्चन की जो जुलाई 2013 में ऑलरेडी आ चुका है आप लोगों का, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना किससे संबंधित है? आपका ज्ञान से नहीं है आप लोगों का, ठीक है, समझ से नहीं है, ये एक कौशल है, ठीक है, एक प्रकार की स्किल है, उसको सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है आप लोगों को। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये समझ में आया? तो कभी भी अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी ये आ जाए पॉइंट, तो आपको याद रखना है मानचित्र पर किसी चीज को दर्शाना आप लोगों की एक स्किल है, कला है, ओके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ अलग अलग प्रकार के मैप्स होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, अलग अलग प्रकार के, मुख्यतः 3 प्रकार के मैप्स हम लोगों ने पढ़ने हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप, ठीक है। अब मैं एक एक करके आप लोगों को इन मैप्स के बारे में समझाता हूं, आप लोगों को क्वेश्चंस भी कराऊंगा इससे, ठीक है, आप समझना इसको। अगर मैं बात करूं फिजिकल मैप की या रिलीफ मैप की, ठीक है, जिसको आप लोग भौतिक मानचित्र बोलते हो, उसमें भौतिक चीजों को दर्शाया जाता है, पृथ्वी की जो नेचुरल जो फिजिकल फीचर्स है उनको दर्शाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये यूएसए का मैप है आपका, कंपैरिजन के लिए ले लीजिए आप लोग। अगर आप यहाँ पर में देखोगे तो यहाँ पर में दिखाया गया है कि कहाँ पर में कौन से पहाड़ है, कहाँ मैदानी इलाका है, कहाँ पर में ग्रीनरी ज्यादा है, ये चीजें यहाँ पर में दिखाई गई है, कहाँ पर में लेक है वगैरह वगैरह दिखाया गया है ना, इसके अंदर में। तो ये क्या है आप लोगों का? एक प्रकार का फिजिकल मैप है, ओके, भौतिक मानचित्र है। भौतिक भौतिक मानचित्र के अंदर में जो नेचुरल चीजें होती है, जो प्राकृतिक आकृतियां होती है, उनको दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर में दिखाया जा रहा है ये पहाड़ी इलाका है आप लोगों का, ये मैदानी इलाका है, इस तरीके से यहाँ पर में दिखाया गया है। तो नेचुरल जो चीजें होती है, माउंटेन, रिवर्स, प्लेट्यू, ओशियंस, ये सारी चीजें जब दिखाते हैं तो वो फिजिकल या रिलीफ मैप कहलाता है, भौतिक मानचित्र आपका। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए कि आप लोग शहर दिखा रहे हो, राज्य दिखा रहे हो, ठीक है, इसके अलावा आप जो है अलग अलग सीमाओं को दर्शा रहे हो, चाहे वो राज्य की सीमा हो, चाहे वो देश की सीमा हो, अगर आप उन सारी चीजों को दर्शा रहे हो तो वो आपका पॉलिटिकल मैप हो जाता है। आपने देखा होगा कि भारत के भी आप लोग अलग अलग प्रकार से मैप देखते हो। एक मैप आप लोगों का होता है पॉलिटिकल मैप, जिसके अंदर में अलग अलग शहरों को और राज्यों को दिखाया जाता है। एक होता है आपका फिजिकल मैप, जिसके अंदर में फिजिकल चीजों को, पहाड़, नदियां, ये सारी चीजें दिखाई जाती है। तो फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में आप लोगों का जो है डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो फिजिकल मैप आप लोगों का प्राकृतिक चीजों को दिखाता है, प्राकृतिक आकृतियों को जो दिखाता है उसको फिजिकल या भौतिक मानचित्र कहते हैं। और जो अ, आपकी सीमाओं को, जो आप लोगों के बॉर्डर्स है, ठीक है, इसके अलावा सिटीज है, स्टेट्स है, कंट्रीज है, उनको जो दिखाता है उनको पॉलिटिकल मैप कहा जाता है, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, फिर थीमेटिकल या थेमेटिक मैप क्या होता है आप लोगों का, ठीक है। तो थीमेटिक मैप में जो है ना फ्रेंड्स, आप लोगों को उसके नाम में ही क्लियर है, थीम। थीम का मतलब क्या होता है? कोई एक चीज, थीम, ठीक है, कोई थीम के ऊपर में। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि यहाँ पर में संदीप सिंह है मेरा भाई, ठीक है, उसकी शादी है, और आप लोगों को थीम जो है मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को कार्टून जो है वो बन के आना है आप लोगों ने। तो क्या है, कार्टून्स जो है वो थीम है, उसके ऊपर में आप लोगों ने बन के आना है। या फिर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ यहाँ पर में कि भावना मिश्रा जो है उनकी सगाई है, और हम लोग संगीत कंपटीशन करने वाले हैं, और हम लोग जो है केवल और केवल ओल्ड जो हिंदी गाने हैं उनके ऊपर में अंताक्षरी खेलेंगे। तो वहां पर में थीम क्या हो गई? ओल्ड हिंदी सॉन्ग। तो किसी एक चीज को लेकर जब आप उसके ऊपर में काम करते हो, ठीक है, जब किसी एक चीज के ऊपर में, किसी एक
पॉइंट को लेकर जब आप लोग चीजों को करते हो या उसके ऊपर में बात करते हो, उसको दर्शाते हो या उस पर काम करते हो, या फिर जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, ठीक है, जब आप लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर में ही पूरा फोकस करते हो तो वो आपकी थीम होती है, उस थीम पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि थीमेटिक मैप जो है वो किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर में या स्पेसिफिक चीज के ऊपर में फोकस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस मैप को आप लोग देखिए, ये एक थीमेटिक मैप है। इस मैप के अंदर में ये दिखाया गया है आप लोगों का कि भारत के अलग अलग इलाकों में, ठीक है, मोबाइल कनेक्शंस कितने हैं, ठीक है, मोबाइल कनेक्शंस कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं बताया है कि जहां पर में डार्क आप लोगों का पर्पल कलर है वहां पर में ज्यादा मोबाइल कनेक्शंस है, जैसे जैसे कलर लाइट होता जा रहा है वैसे वैसे मोबाइल कनेक्शंस जो है वो कम कम होते जा रहे हैं। तो थीमेटिक मैप के अंदर में आप क्या करते हो, कोई एक थीम लेते हो, ठीक है, और उसको दिखाते हो। अब ये थीम कुछ और भी हो सकती थी। थीम क्या हो सकती थी आप लोगों की कि भाई फॉरेस्ट कहाँ पर में ज्यादा है, ठीक है, कहाँ जंगल ज्यादा है, तो मैं यहाँ पर मैं अलग अलग इलाकों में जंगल दिखा देता था आपको कि जंगल कहाँ कहाँ में, मतलब सिर्फ जंगल को ही दिखाते हम इस मैप के ऊपर में। ओके। या फिर हो सकता था हम यहाँ पर में जो है इंडस्ट्रीज दिखा रहे कि भाई कहाँ पर में ज्यादा उद्योग लगे हुए हैं, तो उद्योग को दिखाएंगे कि भाई इस इलाके में ज्यादा उद्योग है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, यहाँ पर में इस इलाके में कम उद्योग है, नॉर्थ ईस्ट में कम उद्योग है, ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। तो कोई एक थीम को लेकर जब हम मैप बनाते हैं तो उस मैप को थीमेटिक मैप कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो हम लोगों ने जो चीजें देखी थी एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा का पूरा। फिजिकल मैप या रिलीफ मैप आप लोगों का क्या होता है, जिसमें नेचुरल फीचर्स को दिखाया जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें एक साथ दिखाई जाती है, पहाड़, नदियां, नेचुरल चीजें दिखाई जाती है, कोई एक पर्टिकुलर थीम नहीं, नेचुरल चीजें, नेचुरल आकृति जो है उसको दिखाई जाती है, उसको फिजिकल मैप बोलते हैं, ठीक है। जो आपका पॉलिटिकल मैप होता है उसके अंदर में पॉलिटिकल बॉर्डर्स, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, सिटी, स्टेट, कंट्रीज, ये सारी चीजें दिखाई जाती है। थीमेटिक मैप के अंदर में क्या होता है कि केवल किसी एक थीम को ले आ जाता है और उसके ऊपर में फोकस करके मैप पर उसको दर्शाया जाता है। जैसे मोबाइल कनेक्शंस आपको बताया कि कौन कौन से इलाके में कितने कितने मोबाइल कनेक्शन है उसका, या कौन से इलाके में फॉरेस्ट ज्यादा है कहाँ पर में कम है, उसका एक थीमेटिक मैप हम बना सकते थे, ठीक है। या फिर हम लोग इंडस्ट्रीज कहाँ पर में ज्यादा है, ऐसे थीमेटिक मैप किसी एक थीम को लेकर उसकी इंफॉर्मेशन मैप पर जब हम बनाते हैं उसको थीमेटिक मैप कहा जाता है। अब कोई भी जब आप मैप बनाते हो तो किसी भी मैप में तीन इंपॉर्टेंट वाले कंपोनेंट्स होते हैं, याद रखना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने इसके अंदर में घटक होते हैं, तीन घटक होते हैं। एक होता है डिस्टेंस, ठीक है, एक होता है डायरेक्शन और एक होता है सिंबल। ये आप लोग जल्दी से एक बार लिखेंगे, आप लोगों को सारी की सारी चीजें मैं समझा दूंगा। दूरी, दिशा और प्रतीक, ये तीन घटक है। ओके, ये तीन घटक होते हैं किसी भी मैप के अंदर में, तीन चीजें होती है, कोई भी मैप आप उठा लो ये तीन चीजें आपको देखने मिलेंगी उसमें, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता है कि मैप के कौन कौन से कंपोनेंट्स है, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल, ठीक है, दूरी, दिशा और प्रतीक, ये तीन ही हैं आप लोगों के, याद रखना आप सभी लोग। ओके, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या है डिस्टेंस। क्या है, आपको पता है कि कोई भी दो जगह जो होती है, ठीक है, उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ये ए है और ये बी है तो उनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं मदुरई और चेन्नई के बीच में कोई डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल, जितना भी हो सकता है डिस्टेंस, यहाँ पर मैं 462 किलोमीटर का डिस्टेंस है इनके बीच में, तो क्या मैं 462 किलोमीटर लंबा मैप बनाऊं अभी यहाँ पर मैं, इतना लंबा मैप बनाऊंगा मैं अभी 462 किलोमीटर का, नहीं ना। तो आप क्या करते हो फ्रेंड्स, मैप को छोटा करते हो, रिड्यूस करते हो, और बहुत ही ध्यान से करते हो। ऐसा नहीं कि बस अपने मन मर्जी से छोटा कर दिया, इधर से मोटा कर दिया, इधर से छोटा कर दिया, ठीक है, भारत हमारा ऐसा है, ठीक है, और मैं ऐसा बना रहा हूं भारत को ऐसा, ठीक है, ऐसा बना दे रहा हूं, मान लो फॉर एग्जांपल कहीं से भी बड़ा कहीं से भी छोटा कर दिया, यहाँ पर मैं अदरक बना दिया, कहीं से भी निकल रहा है करके भारत। तो फ्रेंड्स ये चीज नहीं होनी चाहिए जब हम मैप को छोटा करते हैं, क्योंकि मैप को छोटा करना पड़ेगा हमें, इतना बड़ा मैप तो हम बना नहीं सकते भारत जितना, ठीक है। जब छोटा करते हैं तो उसको बहुत ध्यान से छोटा करना पड़ता है, उसके लिए हम चुनते हैं स्केल, ठीक है, स्केल। स्केल का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, कि भाई जो एक्चुअल डिस्टेंस है, ठीक है, उसी रेशियो में सबको उस दूरी के ऊपर में रखा जाए, एक्चुअल डिस्टेंस के रेशियो में ही रखा जाए। ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना। एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, मान लेते हैं फ्रेंड्स कि यहां पर में हम मान लेते हैं आप लोगों का कि ये ये ए है, ठीक है, ओके, और ये बी है। मैप बनाया है हम लोगों ने और ये मैप में इनकी दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर दी गई है, 3 सेंटीमीटर, और वहां पर में मैप में नीचे में लिखा गया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है, ऐसा यहाँ पर में स्केल लिख दी गई है, स्केल, ऐसा मैप के नीचे में स्केल लिखी हुई होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी के बीच में एक्चुअल दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है उनके बीच में, बताओ जल्दी कितना डिस्टेंस है। अगर मैप में वो हम गिनूंगा, मैं गिनूंगा और वहां पर मैं मैप में 3 सेंटीमीटर दिख रहा है मुझे, तो 30 किलोमीटर है एक्चुअल डिस्टेंस इसके बीच में। ठीक है, 30 किलोमीटर है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और मैं यहां पर मैं ये बना रहा हूं कि भाई ए और सी के बीच में जो है वो 1.5 सेंटीमीटर यहां पर मैं दिख रहा है, मतलब है, आप लोग गिनोगे ए और सी के बीच में तो 1.5 सेंटीमीटर है। तो बताओ ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस होगा फिर एक्चुअल में, ए और सी के बीच में, अगर यहां पर मेरे को 1.5 सेंटीमीटर दिख रहा है तो 15 किलोमीटर। सिंपल सी बात है कि भाई 1 सेंटीमीटर मतलब 10 किलोमीटर है, आधा सेंटीमीटर मतलब 5 किलोमीटर होगा, तो टोटल डिस्टेंस ए और सी के बीच में 15 किलोमीटर है। तो ये स्केल जो होती है ना फ्रेंड्स, ये आप लोगों को डिस्टेंस बताने का काम करती है। अब डिस्टेंस हम लोग स्केल की मदद से बनाते हैं, उसका एक एग्जांपल भी आप लोग यहाँ पर में समझ लीजिए कि अगर मान लो कि कोई दो प्लेसेस है, ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है, लेकिन मैप में हमने उसको 2 सेंटीमीटर से दिखाया है। एक्चुअल डिस्टेंस कितना है उन दोनों के बीच में, एक्चुअल डिस्टेंस उनके बीच में 10 किलोमीटर का है फॉर एग्जाम्पल मान लो, बट स्केल पर वो 2 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो आपको 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना होगा, एक्चुअल डिस्टेंस मान लो ए और बी के बीच का 10 किलोमीटर है, लेकिन मैप पर जब आपने गिना उसको स्केल लगा के तो उसमें 2 सेंटीमीटर दिख रहा था आपको, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होगी फिर, मतलब स्केल कितनी है फिर उसकी। सिंपल सी बात है कि अगर 2 सेंटीमीटर का मतलब 10 किलोमीटर दिख रहा है, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 5 किलोमीटर होगा, सिंपल सी बात। तो ये जो स्केल है इस मैप की, इस जो भी मैप होगा जो हमने एग्जाम्पल में लिया है, उस मैप की स्केल कितनी है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ये उस स्केल, उस मैप की स्केल है। ठीक है, उस मैप की क्या है, स्केल है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब ये स्केल जो है आप लोगों की, वो भी दो प्रकार की हो सकती है, दो प्रकार की, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आप लोग 1 सेंटीमीटर को बहुत ज्यादा लंबे डिस्टेंस के लिए दिखा दे रहे हो, मतलब जो स्केल है वो बहुत छोटा ले रहे हो आप। ठीक है, मतलब 100 किलोमीटर के लिए आपने 1 ही सेंटीमीटर की स्केल ली, 100 किलोमीटर के लिए, इसको स्मॉल स्केल बोला जाता है। मतलब बड़े मैप जो होते हैं ना आप लोगों के, जो बड़े बड़े मैप होते हैं, उनमें स्केल जो है आप लोगों को बहुत छोटी छोटी इस्तेमाल करनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए ये वाला आपको मैप है, बड़ा वाला मैप, ठीक है, इसमें आपने 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में दिखा दिया, बस यहां से यहां तक लिया, 5 सेंटीमीटर में आपने 500 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा दिया, इसको बोला जाता है स्मॉल स्केल। ठीक है, स्मॉल स्केल। जो बड़े मैप होते हैं ना उनमें छोटे छोटे स्केल में, मतलब 1 सेंटीमीटर में बड़े बड़े से डिस्टेंस को कवर कर लिया जाता है, स्मॉल स्केल मैप्स बोलते हैं उनको। फिर लार्ज स्केल मैप क्या होता है, लार्ज स्केल मैप का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आपने 1 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है, एक या फिर आप लोग कहेंगे यहाँ पर में कि आपने जो है मान लीजिए कि 1 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए 1 ही सेंटीमीटर का इस्तेमाल किया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का। और यहाँ पर में आपने जो है क्या किया था, यहाँ पर में आपने 100 किलोमीटर के लिए, 100 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर का इस्तेमाल किया था। तो यहां पर में आपने क्या किया, इतने बड़े डिस्टेंस के लिए आपने छोटा सा इस्तेमाल किया। यहां पर में आपने जो है फ्रेंड्स छोटे डिस्टेंस के लिए बड़े वाले इसका इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए मतलब आप 1 ही सेंटीमीटर इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसको लार्ज स्केल मैप बोला जाता है, या लार्ज स्केल जो है आप लोगों का एक रिप्रेजेंटेशन है। तो सिंपल सी बात है, जब जूम करके आप किसी चीज को देखते हो, ठीक है, जब आप छोटी छोटी चीजों को, आप लोग सारी चीजों को दर्शाते हो, तो वो लार्ज स्केल मैप होता है। और जब आप लोग मतलब ज्यादा बड़ा एरिया को कवर करने की कोशिश करते हो, तो वो आपका स्मॉल स्केल मैप होता है। आप मुझे बताओ, ठीक है, आप मुझे बताओ कि ज्यादा इंफॉर्मेशन किस में मिलेंगी, स्मॉल स्केल मैप में, मतलब अच्छे से किसी एक एक, हर एक चीज की वैल्यू आप लोगों को किस में मिलेंगी, स्मॉल स्केल मैप में या लार्ज स्केल मैप में, ज्यादा इंफॉर्मेशन किस में मिलेंगी, मतलब हर एक चीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेंगी उसके अंदर में, किस मैप में। देखो, कुछ लोग जो बोल रहे हैं स्मॉल स्केल मैप के अंदर में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेंगी किसी भी चीज के बारे में, मुझे बताओ यहाँ पर में राजू का घर है, ठीक है, बेथ के अंदर में राजू का घर है, बताओ ढूंढ के मेरे को उसके घर के बारे में, उसका घर का एरिया बताओ, बताओ साइज क्या है, शेप क्या है उसके घर का, बताओ। लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल मैप के अंदर में आप ढूंढ सकते हो उसके उसके घर को, राजू के घर को, स्मॉल स्केल मैप में ढूंढ सकते हो क्या आप लोग वो इन्फॉर्मेशन को, नहीं ढूंढ सकते आप। ठीक है, आपको कोई पर्टिकुलर वस्तु के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो लार्ज स्केल मैप में ही ज्यादा अच्छे से मिल सकती है आपको। क्यों, क्योंकि लार्ज स्केल मैप में क्या होता है कि चीजें बड़ी होकर आपको दिखती है, बड़ी होकर दिखती है, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप लोग ये याद रखना कि लार्ज स्केल मैप्स हमेशा आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल मैप।
ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि वो ज्यादा बड़े होते हैं, बात वो नहीं है। बात ये है कि वो किसी एक पर्टिकुलर वस्तु के बारे में, चीज के बारे में, प्लेस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं लार्ज स्केल मैप। आप देखिए, इतने एरिया को अगर मुझे इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो यहाँ तो मेरे को तो दिख भी नहीं रहा वो इतना एरिया, तो मैं कहां से उसके बारे में जानकारी हासिल करूंगा, है ना। तो किसी भी एरिया के बारे में जब जानकारी चाहिए होती है, तो लार्ज स्केल मैप हमेशा उसके बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल मैप। ठीक है। तो सबसे पहली बात आप लोगों की, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप होता क्या है ये आपको समझना चाहिए यहाँ पर में। ठीक है। जब आप बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को, ठीक है, जैसे देश हो जाए, महाद्वीप हो जाए, कागज के ऊपर में आप लोग छोटे पैमाने के ऊपर में दिखाते हो, या फिर आप लोग बड़े बड़े जो डिस्टेंस है उनको छोटे से आप लोग डिस्टेंस के अंदर में कवर करने की कोशिश करते हो, बड़े डिस्टेंस को छोटे डिस्टेंस में कवर करने की कोशिश करते हो, उसको कहा जाता है छोटे पैमाने वाला मानचित्र, स्मॉल स्केल मैप। वही अगर आप जब एक छोटे से क्षेत्रफल को बड़े पैमाने के ऊपर में यूज करते हो, ठीक है, बड़े पैमाने के ऊपर में आप लोग इसका उपयोग करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला इलाका था, आपने जो स्केल है वो थोड़ी बड़ी ली है, ठीक है, बड़ी ली है कि 1 किलोमीटर के लिए आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया, ओके, तो इसको लार्ज स्केल मैप बोला जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए, तो स्मॉल स्केल मैप बड़े चीज, बड़े एरिया को दिखाने के लिए किया जाता है, लार्ज स्केल मैप छोटे एरिया को बड़े लेवल के ऊपर में दिखाने के लिए किया जाता है आप लोगों का। तो स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप का आप लोग यहाँ पर में कंपैरिजन देख सकते हो, आप खुद देखिए एक बार, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप को एक बार देख लो आप लोग, आपके सामने ही है। ठीक है, स्मॉल स्केल मैप के अंदर में आप देखोगे कि इतने से एरिया के अंदर में आपने पूरी की पूरी दुनिया दिखा दी, लेकिन स्मॉल स्केल मैप में देखिए यहाँ पर में आपने इतने एरिया में कम चीजों को दिखाया, यहाँ ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिख रही है, यहाँ तो दिल्ली दिख भी नहीं रहा मेरे को, कहाँ पर में, यहाँ तो दिख भी नहीं रहा, लेकिन वही अगर मैं स्मॉल स्केल मैप में देखूँ तो कम से कम दिल्ली दिख तो रहा है, थोड़ी तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे इसके कंपेरिजन में। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों का, 2011 में पूछा था, वैसे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग फिर भी एक बार कोशिश कीजिए। एक मैप, अ मैप यूजेस अ स्केल इन विच 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप कवर्स 20 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। मतलब कि एक मैप है जिसके अंदर में 1 सेंटीमीटर का मतलब 20 मीटर है ग्राउंड के ऊपर में, एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर अगर वहां है तो एक्चुअल में उसका मतलब 20 मीटर होगा ग्राउंड पर। तो दो जगहों की जो दूरी है मैप में अगर 5 सेंटीमीटर दिखाई जा रही है, तो एक्चुअल में डिस्टेंस कितना होगा? बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर मान लो कि 1 सेंटीमीटर का मतलब 20 मीटर है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 5 सेंटीमीटर है कोई इलाके का, तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 5 से कर दो, तो 20 पंचे 100 मीटर हो जाएगा आप लोगों का, 100 मीटर। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो गया। कितना सिंपल था, है ना। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा था उस समय में, कोई नहीं, आगे में हम लोग देखेंगे कि और कैसे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। तो एक कंपोनेंट क्या है आप लोगों का? डिस्टेंस। ये समझ में आ गया आप लोगों को, मैप के ऊपर में हमेशा डिस्टेंस दिखाया जाता है, स्मॉल आप लोगों को स्केल की मदद से दिखाया जाएगा, ठीक है, स्केल की मदद से, लेकिन दिखाया जाएगा, डिस्टेंस होना जरूरी है मैप के ऊपर में, हर मैप में डिस्टेंस जरूर होगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए, दूसरा कंपोनेंट है आपका डायरेक्शन, कि भाई कौन से डायरेक्शन में कौन सी चीज दूसरे वस्तु के रेफरेंस में कौन सी डायरेक्शन में है, डायरेक्शन होना जरूरी है। आपको मैप के अंदर में ना एक ऐसी चीज होती है, पता है आप लोगों को, ऐसा दिखा हुआ होता है, वो नॉर्थ दिखता है, बस इतना ही दिखाता है आप लोगों को, कई सारे मैप में आपने अगर देखा हो तो। अगर आपको सिर्फ नॉर्थ या एन दिखा हुआ है, मतलब वो नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ लाइन है आपकी, और इसकी मदद से आप सारी डायरेक्शंस निकाल सकते हो, फिर सिर्फ एक एक डायरेक्शन की मदद से। ठीक है, अगर मान लीजिए ये नॉर्थ है, तो उसके अपोजिट में वाला क्या होगा आप लोग बताओ? सिंपल सी बात है, आप लोगों का इसका अपोजिट वाला साउथ होगा, और इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बता दूंगा अभी, एक्चुअल स्क्रीनशॉट दिखाता हूं आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। नॉर्थ है, साउथ है यहाँ पर में, ठीक है, नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साउथ के आप लोगों का यहाँ पर में राइट हैंड साइड के अंदर में ईस्ट होता है, और इधर साइड के अंदर में लेफ्ट हैंड साइड के अंदर में वेस्ट होता है। ये आप लोगों ने देखो सिर्फ एक केस से बना लिया। अब आप लोग और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो यहाँ पर में। ठीक है, मान लो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यहाँ पर में कौन सी वाली डायरेक्शन होगी? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है वो डायरेक्शन, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो वो नॉर्थ ईस्ट होंगी। उत्तर और पूरब के बीच में तो उत्तर पूर्वी दिशा हो जाएगी यहाँ पर में, ये उत्तर पूरब दिशा। ओके, वैसे ही सेम लॉजिक का इस्तेमाल करके इधर वाली जो डायरेक्शन होंगी आप लोगों की वो कौन सी होंगी? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा, ऐसे ही। और सेम चीज आप लोग जो है यहाँ पर में साउथ ईस्ट लगा सकते हो और साउथ वेस्ट भी लगा सकते हो। तो आप लोगों ने क्या किया, एक डायरेक्शन सिर्फ आपको दी थी मैप के ऊपर में, और आपने सारी डायरेक्शंस पता कर ली सिर्फ एक डायरेक्शन की मदद से। ओके, तो मैप में डायरेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला आप लोगों का कंपोनेंट है, एक डिस्टेंस हो गया और एक हो गया डायरेक्शन, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो जब आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो आप कोई भी डायरेक्शन को पता कर सकते हो, सिंपल सी बात है, वही चीज आप लोगों को बताई गई है कि आप नॉर्थ
ईस्ट, साउथ, वेस्ट, जो आपकी कार्डिनल पॉइंट्स है, प्रधान दिग बिंदु है, उनको आप निकाल लोगे। मतलब एक दिशा की मदद से प्रधान दिग बिंदु को आप निकाल लोगे। देखो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो है इनको कार्डिनल पॉइंट्स बोला जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्डिनल पॉइंट्स मतलब क्या है आप लोगों के, ये जो 4 मेजर डायरेक्शन है उनको कार्डिनल पॉइंट्स बोला जाता है। प्रधान दिग बिंदु, तो कार्डिनल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका, कार्डिनल पॉइंट्स का मतलब क्या है। ठीक है, कार्डिनल पॉइंट का मतलब होता है पहाड़ की स्थिति, ठीक है, नदियों का बहना, 4 डायरेक्शंस, 4 मेजर वाली डायरेक्शंस, ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट वाली डायरेक्शन। तो आपका आंसर होगा 4 मेजर डायरेक्शंस। ठीक है, उसका आंसर होगा कार्डिनल पॉइंट्स का मतलब, उस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग एक डायरेक्शन की मदद से, या एक डायरेक्शन की मदद से आप ये सारे कार्डिनल पॉइंट्स और जो बीच वाली इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है, जो मध्यम वाली दिशा है, उनको निकाल सकते हो आप, बीच वाली दिशा है। और इन सारी दिशाओं की मदद से आप किसी भी प्लेस को एक्यूरेटली आप क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो। इसी वजह से हमने देखा था कि ये जो आपका किसी जगह को लोकेट करना जब होता है ना, वो स्किल का काम है, सिर्फ नॉलेज का काम नहीं, वो स्किल है, एक कौशल है आपका किसी जगह को लोकेट करना मैप के ऊपर में। अच्छा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है कंपास, कितने लोगों ने देखा है कंपास। वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हमेशा जो है ना, आप देखना उसका, उसकी जो रेड वाला पॉइंट होता है हमेशा नॉर्थ की तरफ में रहता है। तो आप, वो जो लोग होते हैं, जो ट्रेवलर्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कंपास लेकर जाते हैं कहीं पे भी, वो देखते हैं कि भाई ये नॉर्थ दिशा किधर है। वो नॉर्थ डायरेक्शन अगर मिल गई आपको, अगर पता चल गया कि नॉर्थ किधर है, तो आप कोई भी डायरेक्शन वापस से निकाल सकते हो, है ना। अगर नॉर्थ पता है तो नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होगा, उसके राइट में आप लोगों का ईस्ट होगा, उसके वेस्ट, इधर में लेफ्ट में वेस्ट होगा। फिर कोई भी डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, बीच वाली कार्डिनल पॉइंट हो चाहे वो इंटरमीडिएट पॉइंट हो, कोई भी आप निकाल सकते हैं, है ना। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि कंपास जो है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ में डायरेक्शन देता है आप लोगों को, तो प्लीज इसको भी याद रखना हमेशा। ठीक है, तो आप लोगों का नॉर्थ की तरफ में होता है। और अगर मैं बात करूं कि उसका अपोजिट पॉइंट कौन से साइड में होगा, अगर ये रेड वाला पॉइंट हमेशा नॉर्थ की तरफ में है, तो उसका अपोजिट वाला किधर होगा, ऑब्वियस सी बात है साउथ की तरफ में होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि कंपास की मदद से हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पता चलती है। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में रेड वाला पॉइंट होगा, और उसके अपोजिट वाला जो है साउथ के, ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ का अपोजिट क्या है, साउथ है, उसका अपोजिट वाला। तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन आपको पता चल जाती है, और फिर आप उसके मदद से बाकी की डायरेक्शंस को निकाल लेते हो। ठीक है, गुड। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग। दर्शाता है आप लोगों का, ये बोला है आप लोगों से। तो ऑब्वियस सी बात है यार, पारंपरिक चिन्ह एक ही बात करेंगे, कितना सिंपल सा, क्या पूछा था भाई यार, मतलब क्या बच्चा समझ के रखा हुआ है क्या। ठीक है, छोटा बच्चा समझ रखा है क्या आप लोगों को, इतना इजी क्वेश्चन है। बट हाँ, अब लेवल बढ़ गया आप लोगों का एग्जाम का, ठीक है, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से। तो पश्चिम है, अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट आपका एक क्वेश्चन देखिए, ये क्या पूछा था इन्होंने। इन द फॉलोइंग डायग्राम विच एरो शोज द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट। आपको पता है फ्रेंड्स कि ये वाली डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ है आप लोगों की, ये आप लोगों की साउथ डायरेक्शन है। आपसे साउथ ईस्ट बोला है ना, तो ये ईस्ट डायरेक्शन होंगी आप लोगों की। कार्डिनल पॉइंट निकाल लो सारे के सारे पहले आप लोग। उसके बाद में आप लोग अगर देखोगे तो ईस्ट और साउथ के बीच में ये वाला जो है आपका डी, ये आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, सिंपल सी बात है, जिसमें डी दिया है। कितना आसान था क्वेश्चन ना। अब फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों ने देखा कि मैप के 2 कंपोनेंट्स हम लोग देख चुके हैं। कौन कौन से कंपोनेंट देखे हम लोगों ने, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे। एक हमने देखा फ्रेंड्स कंपोनेंट हम लोगों ने डिस्टेंस, कि किसी भी 2 जो एरियाज है या फिर प्लेसेस है उनके बीच का डिस्टेंस हमें मैप में बताया जाता है, चाहे वो स्केल की मदद से ही क्यों ना बताया गया हो, डिस्टेंस बताया जाता है। दूसरा वाला हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स, क्या होता है आप लोगों का डायरेक्शन, डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तो डिस्टेंस और डायरेक्शन हो गया। तीसरा और लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट वाला कंपोनेंट है आपके 3 में से, वो है आप लोगों का सिंबल। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि सिंबल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मैप के अंदर में क्या करते हैं, हम लोग यूनिवर्सल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे सिंबल्स है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई चीज दिखानी है, आपको पेड़ दिखाना है आप लोगों ने, तो आप आसानी से जो है इन सिंबल्स की मदद से पता कर सकते हो। जहां पर मैं ये वाला सिंबल दिखेगा वहां आप समझ जाओगे कि पेड़ पौधे है, या हरा भरा जहां पर मैं आपको दिखेगा वहां आप सिंपल तरीके से उसको रीड कर लोगे। तो सिंबल जो है, जो आप लोगों के संकेत होते हैं, वो मैप को आप मदद करते हैं आप लोगों को कि आप मैप को आसानी से पढ़ सके। ठीक है,
तो कन्वेंशनल सिंबल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग रूढ़ प्रतीक या जो आप लोगों के प्रतीकात्मक चिन्ह है, रूढ़ या कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल का मतलब होता है फ्रेंड जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल एक जैसे किए जाते हो, रूढ़ प्रतीक इसको बोला जाता है। तो मैप के अंदर में हम कौन से वाले सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं? रूढ़ चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं या रूढ़ प्रतीकों का, कन्वेंशनल सिंबल्स का, जो पूरे दुनिया में एक समान ही है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लू जो है आप लोगों को पता है हमेशा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, श्री 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 हनी सिंह जी महाराज ने भी एक बार कहा था आज ब्लू है पानी पानी, है ना। तो आपको पता ही है कि ब्लू जो है आप लोगों का वाटर बॉडीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो ब्राउन कलर है आप लोगों का वो माउंटेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका पीला वगैरह रंग जो है आप लोगों का ना, ठीक है, जो ग्रे कलर का आप लोगों का ब्राउन कलर का जो रंग होता है उसको आप लोग कहां पर में इस्तेमाल करते हो? ठीक है, माउंटेन्स के लिए इस्तेमाल करते हो। इस मैप के अंदर में नहीं दिखा रहा है, इसके अंदर में मैं आप लोगों को दूसरे इसके अंदर में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, भूरा रंग जो आपका, पीला रंग पठारों के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हो, और हरा रंग जो है आप लोग इस्तेमाल करते हो आप लोगों के झाड़ वगैरह दिखाने के लिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। एक आप लोगों के लिए क्या किया मैंने, पॉइंट्स में लगा दिया। यहाँ पर मैं कैसा था, सिंपल से लिखा हुआ था ना, उसको पॉइंट में लगा दिया ताकि आप अच्छे से समझ सके। ब्लू जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? वाटर बॉडीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सभी लोग लिखेंगे यहाँ पर में ब्लू वाटर बॉडीज के लिए। आप देख रहे हो यहाँ पर में ब्लू कलर के इस्तेमाल किए जा रहे हैं ज्यादातर, कन्वेंशनल सिंबल है। ब्राउन कलर जो भूरा रंग होता है आप लोगों का, ठीक है, वो माउंटेन के लिए, पर्वतों के लिए भूरा रंग इस्तेमाल किया जाता है। येलो कलर जो होता है, जो पीला रंग होता है, वो प्लेट्यू पठारों के लिए, पठार मतलब थोड़ी सी ऊंची उठी हुई जो भूमि होती है ना, ठीक है, उसको पठार बोलते हैं, प्लेट्यू। तो पठारों के लिए येलो कलर इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन जो है ना फ्रेंड्स, वो आप लोगों का प्लेन इलाके जो है, जो मैदानी इलाके है, वहां पर में इस्तेमाल किया जाता है आपका ग्रीन कलर, मैदानी इलाके, और वहां पर में पेड़ पौधे दिखाए जाते हैं, क्योंकि मैदानी इलाके जो होते हैं वहां पर में पेड़ पौधे उगते हैं। मैदानी इलाकों में जंगल भी होता है। ठीक है, तो मैदानी इलाके आप लोगों के जनरली ग्रीन कलर से दिखाए जाते हैं। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, मैं आपको इसके ऊपर में क्वेश्चन भी पूछूंगा। निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन सा एक घटक नहीं है? इसका आंसर कीजिए। फरवरी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, एक्चुअल वाला आपका, बताओ। बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप लोगों का जो है सिंबल्स इस्तेमाल करते हो, डिस्टेंस, डायरेक्शन, साइज जो है ना आप लोगों का, वो नहीं है इंपॉर्टेंट वाला घटक। क्यों नहीं है? कि मान लो मैंने भारत का मैप इतना लू, या भारत का मैप, पॉलिटिकल मैप इतना बड़ा लू, या फिर मैं भारत का पॉलिटिकल मैप इतना बड़ा लू, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता मैप के आकार से। ठीक है, मैं A4 साइज के ऊपर में उसको प्रिंट करा रहा हूँ सेम मैप को, या फिर मैं सेम मैप को बड़े वाले इसके ऊपर में प्रिंट करा रहा हूँ, सेम मैप को, सेम मैप की बात करूँ तो उसका आकार से उसका उसके अंदर में कुछ बदल नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो साइज उतना वो मैटर नहीं करता उसके अंदर में, मानचित्र के अंदर में, जितना कि आपके सिंबल्स डायरेक्शन मैटर करते हैं आपके। ओके, तो साइज जो है वो ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो डिस्टेंस है उसके अंदर में आ चुका है, स्केल में दिखा दिया आपने, तो आप मैप का साइज बड़ा छोटा कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोगों का। ठीक है, सेम मैप है और सेम मैप को बड़ा छोटा करके देख रहे हो तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाए। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो आपको बताना है कि जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ओके, मैप की, उसको हम किससे समझ सकते हैं? बताइए। बहुत ही सिंपल सा, डायरेक्ट आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए और बिना ऑप्शन के आना चाहिए। मुझे, मैं तो बोलता हूँ अब आप लोगों का इसका आंसर। ठीक है, सर्वव्यापी भाषा कौन सी है आपकी? रूढ़ चिन्ह या रूढ़ प्रतीक जिनको बोलते हो आप लोग। ठीक है, चिन्ह को प्रतीक भी बोला जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो रूढ़ चिन्ह या जो रूढ़ प्रतीक है आप लोगों के, कन्वेंशनल सिंबल्स, इनके मदद से आप यूनिवर्सल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके मैप को समझ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों को ये समझ में आ गया? अब सर अब कभी भी आ जाइए, क्वेश्चन को आने दो अब एग्जाम के अंदर में, गर्दा उड़ा देंगे उसका। समझ में आ गया ना आप लोगों को ये चीज अभी? ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करना है आप लोगों ने। आगे मैं पूरी ज्योग्राफी आप लोगों के लिए इजी कर दूंगा। ठीक है, जैसे आप इसको देखो एक बार, अगर नहीं समझ रहा है तो वापस से एक बार देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये बेसिक बेसिक से आपको बहुत एडवांस तक लेकर चलूंगा मैं आपको। चलिए, बहुत सारे सभी लोग बोल रहे हैं कि समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। ये बहुत खुशी वाली बात है मेरे लिए कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, उनको अच्छा लग रहा है यहाँ पर में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये कि एफर्ट्स आप लोग एफर्ट्स को रिजल्ट में, मेरे मेरे एफर्ट्स को आप लोग रिजल्ट में प्रोड्यूस कर रहे हो। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दो, कोशिश करो। मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है इसलिए कि भाई अगर गलत भी होता है तो आप लोगों को एटलीस्ट याद होगा उनकी मदद से।
देखिए फ्रेंड्स, जो मैप होता है ना आप लोगों का, उसमें जो माउंटेन होता है आपके, उसको आप ब्राउन कलर से दिखाते हो, ठीक है। और जो प्लेटी होता है, जो आप लोगों के पठार होते हैं, उनको आप येलो कलर से दिखाते हो। तो ये तो उल्टे सीधे दिए हुए हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये सही नहीं लगी है। केवल और केवल तीसरा वाला सही लगा है कि मैदानी इलाके को हरे रंग से दिखाया जाता है। मैदानी जो इलाका होता है, प्लेन, मतलब सपाट जो भूमि होती है, उसको हरे कलर से दिखाते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी हरे कलर से दिखाते हैं आप लोग। तो मैदानी इलाका जो है उनको हरे कलर से दिखाया जाता है। तो आंसर आपका बी होगा, केवल तीसरा वाला। क्यों दो गलत है आपके, ये समझ गया ना? पहाड़ जो है वो आपका भूरे रंग से दिखाया जाता है, और पठार आपका पीले रंग से दिखाया जाता है, तो वो गलत है दोनों। ठीक है, 1 और 2 गलत है आपका। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों के सामने वही वाली स्लाइड लगा दिया है। आप देखिए कितना प्यार से आप लोगों के लिए एक एक पॉइंटर पॉइंटर लगा के किया है आप लोगों के लिए, जो चीज है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। तो ये थोड़ा सा इसको देख लेना, और इसी में से क्वेश्चन आपका आएगा। नाउ फ्रेंड्स, स्केच और प्लान में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, स्केच और प्लान में, स्केच और प्लान में उतना ही डिफरेंस है आप लोगों का जितना आपकी एंगेजमेंट में और आपकी शादी में डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके। एंगेजमेंट हो गई और शादी हो गई, स्केच और प्लान में। अगर आप कोई भी चीज का रफ, ठीक है, चीज बना रहे हो, रफली आप बना रहे हो कि भाई मैं घर बनाऊंगा, एक बंगला बने न्यारा, यहाँ पर मैं हम लोग जो है ना हमारा जो है किचन बनाएंगे, तुम खाना बनाऊंगी, ठीक है, यहाँ पर मैं बढ़िया से इजी चेयर के ऊपर मैं बैठ के पेपर पढ़ रहा हूँ, तुम मुझे चाय ला कर दूंगी, यहाँ पर मैं हमारा गार्डन होगा, यहाँ पर मैं हमारे बच्चों का रूम होगा, यहाँ पर मैं हमारी कार आपने सिर्फ जो है स्केच बना लिया, सिंपल सिंपल सा। तो स्केच के अंदर में क्या होता है आप लोगों का? स्केच के अंदर में जो है ना फ्रेंड्स, आप लोग क्या करते हो, कोई आपने वो नहीं बनाया, स्केल नहीं लिया कि हाँ इतना बड़ा होगा, इतने सेंटीमीटर का, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, नहीं, बस एक रफ मैप बना दिया आप लोगों ने, रफली। तो एक रफ ड्राइंग जो होती है ना आप लोगों की, जो रफ ड्राइंग होती है, उसी को आप लोग स्केच बोलते हो। रफ ड्राइंग में किसी भी तरीके की स्केल का आपने इस्तेमाल नहीं किया कि 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मीटर है, या 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर है। आपने वो कुछ नहीं किया, बस प्यार से ऐसे बना दिया आप लोगों ने, बैठे 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 बैठे, कोई स्केल वगैरह नहीं है। तो इसको बोला जाता है आप लोगों का स्केच। ओके, ये विदाउट स्केल होता है आपका, स्केल उसमें यूज नहीं किया आपने। स्केल मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब कितना, वो आपने नहीं किया है, कुछ नहीं किया आपने विदाउट स्केल। लेकिन वही अगर मान लीजिए आप लोगों ने एक छोटे से एरिया को, ठीक है, छोटे से एरिया को आप लोगों ने, ठीक है, स्केल के साथ में बना दिया, स्केल के साथ में कि भाई 1 सेंटीमीटर मतलब कितना, ये 9 इंच का, ये इतना 9 फुट का रहेगा, ये इतना रहेगा, ठीक है, आपने बराबर स्केल के हिसाब से दिखा दिया उसको। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, अब ये आपका प्लान बन गया। तो जो भी ड्राइंग्स होती है आप लोगों की, अगर आपने स्केल के अनुसार उसको बनाया है कि 1 सेंटीमीटर मतलब कितना, या कौन सा एरिया कितना बड़ा रहेगा, उसमें बराबर लिख दिया कि ये आपका ये बाथरूम है तो ये इतना बड़ा रहेगा, ये किचन है इतना बड़ा रहेगा, वॉक इन इतना बड़ा रहेगा, बेडरूम इतने बड़े बड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, आपने उसको स्केल के हिसाब से बनाया, तो ये आपका प्लान हो गया। तो स्केच और प्लान के अंदर में क्या फर्क है? ओके, स्केच और प्लान के अंदर में क्या फर्क है? स्केच एक रफ ड्राइंग होती है विदाउट स्केल, लिखो आप लोग, स्केच एक रफ ड्राइंग होती है विदाउट स्केल। प्लान जो है आप लोगों का एक सिस्टमेटिक ड्राइंग होती है विथ स्केल। आपको एक चीज याद रखनी है फ्रेंड्स, कि जो प्लान होता है आप लोगों का, वो क्या होता है, लार्ज स्केल के ऊपर में बनाया जाता है। प्लान जो होता है वो लार्ज स्केल पे बनाया जाता है। लार्ज स्केल, आपको बताया था ना, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल का मतलब क्या होता है। एक छोटे एरिया को आप बड़े स्केल से जब दिखाते हो ना, उसको लार्ज स्केल मैप बोलते हैं, लार्ज स्केल मैप। अब आप प्लान ऐसा तो नहीं बनाओगे कि पूरे भारत के अंदर में एक आपको बड़ा सा बंगला बनाना है, आपने वादा कर दिया अपनी मैडम से कि यार देख यार, कर लेना नेहा, मैं तेरे लिए पूरे भारत भर का बड़ा वाला ताजमहल बनाऊंगा, ठीक है, इतना बड़ा, भारत के बराबर का। देख मैंने प्लान भी बना के लाया, देख पूरे भारत के बराबर का, कि इतना बड़ा रहेगा, 1 सेंटीमीटर मतलब है यहाँ पर में 1,000 किलोमीटर लंबी दीवार रहेंगी। एक थप्पड़ मार के भाग जाएंगे वो, कि तू मेरे मरने का इंतजार कर रहा है, पूरा मेरा प्लान बना लिया कि तू मतलब पूरे भारत भर का ताजमहल बनाएगा मेरे लिए, ठीक है। मतलब तू चाहता ही है कि मैं तेरे साथ शादी करूं और मैं मर जाऊँ और फिर तू ताजमहल बनाए भारत जितना। तो वो जो है आप लोगों का क्या रहेगा, अगर आपने पूरा भारत भर का ऐसे बनाओगे, नहीं जस्ट समझने के लिए बता रहा हूँ, तो वो क्या आपका स्मॉल स्केल मैप हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया, 1 सेंटीमीटर मतलब 1,000 किलोमीटर दिखा दिया। बट मान लो कि आप प्यार से गए उसके पास में, नेहा मान जा यार, देख मैं, तुम मेरे से शादी कर लेंगी ना, तो मैं तेरे लिए ना एक बहुत बढ़िया सा बंगला बनाऊंगा, ठीक है। उसमें 1 सेंटीमीटर का मतलब रहेगा, यहाँ पर में 10 मीटर बड़ा सा एक दीवार रहेंगी, ठीक है। मैं एक 1 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर का किचन बनाऊंगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम आराम से काम कर सको। तो ये क्या है, आपने लार्ज स्केल मैप उसको बना कर दिया, तो शायद वो मान भी जाए आपकी, ठीक है, लार्ज स्केल मैप। तो याद रखना, प्लान जो है वो लार्ज स्केल मैप पे बनता है, स्मॉल स्केल मैप पे नहीं बनता। स्मॉल स्केल मैप आपका बड़े लेवल के ऊपर में होता है, देश,
कंट्री, इसके लेवल के ऊपर में, महाद्वीप के लेवल में होता है स्मॉल स्केल मैप आपका। जब आपका प्लान बन रहा होगा तो वो लार्ज स्केल, देखो ये मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, मैं बिना मतलब के जोक भी क्रैक नहीं करता, ठीक है, इतना याद रखना आप लोग। 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 10 साल से भी ज्यादा हो गया, 11 साढ़े 11 साल के करीब हो गए, तो इतना मेरे को पता है कि कहाँ क्या जोक क्रैक करना है उसके हिसाब से भी। तो ये जब मैं बता रहा हूँ तो ध्यान से समझना, आपकी इंपॉर्टेंट होगा तभी सर बता रहे हैं। लार्ज स्केल मैप आपको स्टेटमेंट में स्मॉल स्केल मैप लिख कर आएगा, याद रखना आप लोग। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको उसको गलत करना है, वहां बोलेगा कि प्लान एक सिस्टमेटिक ड्राइंग है जो स्केल के साथ में बनाई जाती है, प्लान को स्मॉल स्केल मैप पर बनाया जाता है, बच्चे बोलेंगे वाह स्मॉल स्केल मैप पे ही तो बनाया जाता है, खत्म। नहीं, लार्ज स्केल मैप पे बनाया जाता है, ये याद रखना है आपने। स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल का डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। क्लियर है अभी बात ये वाली आप लोगों की? क्लियर है सभी को? अरे हाँ या ना तो बोलो, क्लियर है, समझ में आ गया? एक बार इस लेक्चर को फिर से देख लेना आप लोग, आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इसमें से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का एग्जाम में, ठीक है? तो ऐसे आप लोग इसको देखिए अच्छे से फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे ही सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझा दूंगा। आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि ज्योग्राफी की भी क्लासेस अब स्टार्ट हो चुकी है, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हो जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि उन लोगों का पेपर अच्छे से क्लियर हो जाए। उनका पेपर क्लियर होगा तो वो आप ही को बोलेंगे कि यार अच्छी जगह पे आप लेकर आए थे करके, जहाँ से हमारा पेपर भी क्लियर हो गया, ठीक है? चलिए, बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।